Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. This is Manjeet Singh and आज हम केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ बफर सोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम में ऐसा कुछ लग रहा है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, एक तरह का ये सोल्यूशन है, लेकिन साथ में लिख रखा है बफर। तो अगर अपन बफर सोल्यूशन को स्पेसिफिकली डिफाइन करें तो ये नॉर्मल सोल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम अगर exactly इसकी डेफिनेशन सोचें तो it is a kind of solution whose pH does not change appreciably when some small amount of strong acid or strong base is added to it। किसी नॉर्मल सोल्यूशन में अगर अपन एसिड और बेस डालते हैं तो उसका pH बहुत झटके से बदल जाता है, लेकिन अगर अपन यही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस स्मॉल अमाउंट में किसी बफर सोल्यूशन में डालेंगे तो उसके pH में बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आएगा, इतना माइन्यूट सा चेंज कि उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता, दैट इज नेग्लिजिबल चेंज। तो दिस इज वाई इसकी डेफिनेशन ये बन जाती है कि कभी भी अगर कोई सोल्यूशन बफर सोल्यूशन है तो उसमें छोटे अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर बफर सोल्यूशन के पीएच में चेंज नहीं आता। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? हम नॉर्मल सोल्यूशन को छोड़कर बफर सोल्यूशन का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? मान लो दिस इज अ नॉर्मल सोल्यूशन, दिस इज जस्ट नॉर्मल सोल्यूशन। नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब एनी अदर सोल्यूशन विच इज नॉट बफर, बफर सोल्यूशन ही हो गया। दिस इज बफर सोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मल सोल्यूशन, मान लो इसके अंदर कुछ ना कुछ H प्लस कंसेंट्रेशन है और मैं खुद लिख देता हूं H प्लस, सपोज करो 10 की पावर माइनस 5 है, तो उसके हिसाब से इसका pH आ जाएगा 5। एंड सिमिलरली ये जो बफर सोल्यूशन है इसमें भी H प्लस कंसेंट्रेशन इनिशियली 10 की पावर माइनस 5 ही है और इसके हिसाब से इसका pH भी सपोज करो इनिशियली 5 है, ठीक। लेकिन अगर गलती से इन दोनों सॉल्यूशंस में कुछ अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस चला जाता है तो देखिए क्या होता है। इफ द सॉल्यूशन इज जस्ट नॉर्मल, अगर सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन है तो थोड़ा सा भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो उसका pH जो है वो ड्रास्टिकली बदल जाएगा। pH 1 या 2 यूनिट से या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। इन जनरली हमारी कोशिश ये रहती है कि सॉल्यूशंस का pH मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर pH पर ही हो सकते हैं। अगर एक्सीडेंटली इनका pH बदल जाए तो हम जो रिएक्शंस चाहते थे, जिस स्पीड पर चाहते थे या फिर जिस टाइप की रिएक्शन हम चाहते थे, वो एक्चुअली नहीं हो पाएंगे। दिस इज वाई वी नीड अ बफर सोल्यूशन। हम एक ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं कि यार बाई चांस एक्सीडेंटली अगर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ बूंदें उस सोल्यूशन में गिर भी जाए तो उसके pH में कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आए और हमारे रिएक्शंस जो नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे वो चलते रहे, उनमें कोई ऐसा मेजर एरर ना आ जाए, ठीक। दिस इज व्हाई वी नीड बफर। हमें बफर इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि pH चेंज ना हो सोल्यूशन का, गलती से अगर उसमें कुछ बूंदें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की भी मिल जाए तो, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बफर, इसीलिए हमें बफर की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारे सामने बात ये आती है कि हम किस तरह के सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन का नाम देंगे या फिर इसकी कैटेगरी में किस तरह के सोल्यूशंस आ सकते हैं। तो देखिए, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन एक्ट एज बफर। 3 तरह के ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो बफर का काम करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बफर। 3 प्रकार के कौन से बफर्स हैं? देखिए, 3 टाइप्स ऑफ बफर। 3 टाइप्स ऑफ बफर। पहला, 3 टाइप्स ऑफ बफर। फर्स्ट बफर सॉल्यूशन इज ऑफ एसिडिक टाइप। एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन पहले टाइप का बफर। इस सॉल्यूशन को हम एसिडिक इसलिए नहीं कह रहे कि इसका pH एसिडिक रेंज में होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एसिडिक कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि pH वुड बी एसिडिक रेंज। pH इसका बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको एसिडिक कहने के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, एसिडिक कहने के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है कि एसिडिक बफर में जो एक कंपोनेंट है वो एसिडिक है। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ अ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसी वीक एसिड का सॉल्ट चाहिए किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। हमारे पास अभी वीक एसिड के तौर पर क्या है? एसिडिक एसिड। इसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, लेट्स इमेजिन सोडियम एसिटेट इसका एग्जांपल हो सकता है, CH3CONA।
वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों का ये जो कंबाइंड कंपोजिशन है यही एक एसिडिक बफर का काम करेगा। बफर क्यों कोई सोल्यूशन ऐड कर पाता है? क्यों? क्योंकि वो सोल्यूशन दोनों ही तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए इनफ होता है। जैसे कि देखिए, मान लो दिस इज दैट सोल्यूशन एंड इट इज एन एसिडिक बफर सोल्यूशन, तो इसके अंदर जो दो कंपोनेंट्स हैं मैं आपके सामने बना देता हूं, CH3COH और दूसरा कंपोनेंट है इसका CH3CONA। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली। इन दोनों कंपोनेंट्स में से जो एक्चुअली बफर सॉल्यूशन के लिए यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो देखो कौन से हैं। एक तो ये खुद एसिड और दूसरा इस सॉल्ट में से कॉन्जुगेट ऑफ एसिड, दिस एनायन, ये वाला पोर्शन और ये CH3COOH, यही दोनों मिलकर इस सॉल्यूशन को एक्चुअली बफर बनाने का काम करते हैं। जब अपन एक्सीडेंटली इस बफर सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देंगे तो सॉल्यूशन का जो बेसिक कंपोनेंट है वो इस स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। जैसे कि बाय चांस इसी सॉल्यूशन में अगर मैं थोड़ा सा HCl मिलाता हूं तो HCl में जो ये जो एक्स्ट्रा H+ आके इसमें आप ऐड करोगे तो इन H+ को यहीं पर न्यूट्रलाइज कर देगा क्या? इसका जो बेसिक कंपोनेंट है, एसिडेटाइन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक्स्ट्रा H+ एडेड फ्रॉम आउटसाइड, जो गलती से एक्स्ट्रा H+ इस सॉल्यूशन के अंदर चला गया है, अगर उसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली इसके pH को वो घटा देगा। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इसके अंदर ऐसा कोई कंपोनेंट जरूर होगा जो इस एक्स्ट्रा H+ को वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर देगा। और H+ है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी नीड अ बेस, एक बेस की जरूरत होती है, और बेस है हमारे पास यहां पर दिस एसिडेटाइन। दिस इज अ कंजुगेट बेस ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक, इस तरह से किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम ये बफर कर रहा है। यहीं की एसिड मिलाओगे, थोड़ी बहुत मिलाओगे, डेफिनेटली इसका pH को चेंज होने से रोकने के लिए हमारे पास एसिडेटाइन यहां पर प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस भी इसके अंदर गलती से मिला देते हो तो अगर इसके द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा OH- को सॉल्यूशन में जाने के बाद कुछ न्यूट्रलाइज कर देता है तो डेफिनेटली अगेन वहां पर इसका pH चेंज नहीं होगा। जैसे OH- गया सॉल्यूशन के अंदर, अगर उसको बिना न्यूट्रलाइज कर दिए छोड़ दिया गया, डेफिनेटली इसका pH इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक तरह का बफर सॉल्यूशन है तो इस OH- को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस सॉल्यूशन के पास कुछ ना कुछ वेपन है, कुछ इक्विपमेंट है। हम जानते हैं OH- है, OH- को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एसिड की ही जरूरत पड़ेगी। बफर सॉल्यूशन का जो एसिडिक कंपोनेंट है वो यहां पर इस OH- को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिडिक कंपोनेंट के तौर पर हमारे पास यहां पर वीक एसिड है। ठीक, या फिर एसिडिक पार्ट हमारे पास क्या है? एसिडिक एसिड। तो मेरा यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश चल रही है कि कोई भी सॉल्यूशन को बफर क्यों बोला जा रहा है। पहली बात, बफर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस सॉल्यूशन में जब भी अपन स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं, गलती से ही मिलाएंगे ऑफ कोर्स, तो गलती से अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल भी गया तो इसके pH में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास बेस बचा हुआ है, और बाहर से मिलाया गया स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर इसमें डाला जाए तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास एसिडिक कंपोनेंट है। तो दोनों ही सिचुएशन से निपटने के लिए बफर के पास दो तरह के हथियार हैं। एसिड से निपटने के लिए इसके पास खुद का बेस है और बेस से निपटने के लिए इसके पास खुद का एसिड है। दोनों ही सिचुएशन में एसिडिक बफर सॉल्यूशन अपना pH चेंज नहीं होने देगा। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के साथ ही कोई सॉल्यूशन बफर बन सकता है। एवरी बफर कंसिस्ट ऑफ एन एसिडिक कंपोनेंट एंड अ बेसिक कंपोनेंट। एसिडिक कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बाहर से मिलाए गए बेस के साथ एसिडिक कंपोनेंट अपना काम करेगा। बेसिक कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बाहर से मिलाया गया एसिड उस बेसिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करना है। दिस इज हाउ इट इज। तो ये एक तरह का बफर हो गया विच इज एसिडिक बफर। इसको एसिडिक बफर सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके कंपोनेंट के तौर पर यहां पर वीक एसिड है। अगर यहीं पर इस वीक एसिड की जगह पर मैं वीक बेस ऐसे कंपोनेंट ले लूंगा तो वो एसिडिक बफर नहीं बल्कि वो बेसिक बफर बन जाता है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तीन तरह के बफर सॉल्यूशंस हैं जिसमें से पहला बफर सॉल्यूशन इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन उसको अपन बेसिक बफर सॉल्यूशन कह सकते हैं।
ओके, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, बात चल रही है तो हालांकि मैं इसको ज्यादा डिटेल में जाके इसका पीएच नहीं निकालूंगा, लेकिन एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच भी पूछ लिया जाता है, तो श्योरली हमें उसका कम से कम एक्सप्रेशन फिलहाल पता होना चाहिए। पीएच ऑफ एनी एसिडिक बफर सॉल्यूशन, कोई एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, अगर हम इसका पीएच जानना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेशन के साथ इसका पीएच पता कर सकते हैं अपन। पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस log concentration of conjugate base divided by concentration of acid। conjugate base की concentration और acid की concentration, इसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, ये रिक्वायरमेंट हमें यहां पे होती है। डेफिनेटली ये चीज पता होती है हमें। कंजुगेट बेस यहां पर एक्चुअली क्या है, जैसे अपन पिछला ही एग्जांपल अगर लेके चलें तो CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कंजुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन मानी जाएगी, कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है। लेट्स सपोज दिस इज 0.2 मोलर। उसी प्रकार से एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड कौन सा है यहां पर, वीक एसिड वाला CH3COOH, लेट्स सपोज दिस इज 0.3 मोलर। ओके, इन दोनों का मिक्सचर है हमारे पास, इन दोनों का ही मिक्सचर क्या कहलाता है यार, वीक एसिड प्लस द कंजुगेट ऑफ द सेम वीक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस मिक्सचर का पीएच अगर पता करना हो तो दिस इज दैट पीएच एक्सप्रेशन। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस log concentration of conjugate base divided by concentration of that acid। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज। 0.2 यहां रख दिया जाएगा कंजुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर वो यहां रख दी जाएगी। इधर pKa, इधर Ka क्या चीज है, Ka इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस वीक एसिड, ये भी वैल्यू हमें दी जाती है। अगर आपको स्पेसिफिकली एसिडिक एसिड मिल रहा है तो इसकी Ka वैल्यू हमें याद भी रहनी चाहिए। इट इज समवेयर अराउंड 1.8 into 10 की पावर -5। ओके, Ka की वैल्यू यहां पुट करी जाएगी एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द पीएच, कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? इस पे मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और बेटर कराऊंगा। ये बहुत ही सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है। ओके, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का बफर। लेट्स सी बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेसिक बफर सॉल्यूशन, या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर, अगेन द सेम थिंग। इधर बेसिक का मतलब ये मत समझ लेना कि सॉल्यूशन का पीएच बेसिक रेंज में है, नहीं। सॉल्यूशन का पीएच, अच्छा कौन सा सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स द बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर कहने का मतलब ये नहीं है कि इस बफर सॉल्यूशन का पीएच बेसिक रेंज में होगा, पीएच किसी भी रेंज में आ सकता है, दैट इज नॉट द पॉइंट। इसको बेसिक बफर सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो है वो वीक बेस होता है। ठीक, वीक बेस है तो हम इसको बेसिक बफर का नाम दे रहे हैं। वीक एसिड था कंपोनेंट, हमने इसको एसिडिक बफर का नाम दिया था। ठीक, बेसिक बफर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देख लो यार, एक कंपोनेंट रहेगा वीक बेस और दूसरा कंपोनेंट रहेगा कंजुगेट ऑफ द सेम वीक बेस। कंजुगेट, अच्छा वीक बेस हो या फिर कैसा भी बेस हो, उसका कंजुगेट कैसा होता है, एसिडिक नेचर का, तो हम लिख सकते हैं कंजुगेट एसिड ऑफ द सेम वीक बेस। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बेसिक बफर का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं वीक बेस के तौर पर बहुत ही फेमस एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, इधर एक्चुअली जो बफर सॉल्यूशन का कंपोजिशन है वो एक तो NH4OH खुद बेस हो गया, दूसरा इसमें से ये जो NH4+ वाला पोर्शन है, NH4OH का कंजुगेट एसिड क्या है, NH4+। Cl से मतलब नहीं है हमें यहां पर। ठीक है, यही दोनों मिलकर बेसिक बफर सॉल्यूशन का काम करेंगे। जब भी मैं कह रहा हूं बफर, इट मींस ये दोनों ही तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए इक्विप्ड है।
मतलब अगर इस सोल्यूशन के अंदर एसिड मिलाया जाएगा तो भी पीएच में बदलाव नहीं आएगा, और बेस मिलाया जाएगा तो भी पीएच में बदलाव नहीं आएगा। दोनों ही तरह की सिचुएशन से डील कर सकता है ये सोल्यूशन। इनफैक्ट एनी बफर कैन डील विद बोथ द सिचुएशंस। वो किसी भी हालत में पीएच में चेंज नहीं आने देगा। बस ये है कि हाँ, स्मॉल अमाउंट में अपने को एसिड या बेस मिलानी होती है। एनीवे, देखिए जरा NH4OH, जब तुम, अच्छा ये कौन सा पोर्शन है यार, बेसिक कंपोनेंट। हर एक बफर सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट बेसिक और दूसरा एसिडिक। हम जानते हैं कि बाय चांस अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हम कुछ एसिड मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेट्स सपोज, ऑफ कोर्स एसिड जैसे ही गया सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन का जो बेसिक कंपोनेंट है वो हरकत में आ जाएगा, विच इज NH4OH। NH4OH इस एक्स्ट्रा H+ को वहीं की वहीं न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्यूशन के पीएच में चेंज नहीं आएगा, माइन्यूट सा चेंज आएगा अगर आएगा भी तो। सिमिलरली अगर तुम HCl की जगह पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस इसमें मिलाते हो, किसमें, इन दिस बफर सॉल्यूशन, जैसे ये NaOH इस बफर सॉल्यूशन में जाएगा, NaOH एक बेस है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बफर सॉल्यूशन का एसिडिक कंपोनेंट हरकत में आएगा, विच इज NH4+। NaOH को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा यहां पर, NH4+। किस तरह से करेगा, वो रिएक्शन है ऑफ कोर्स, NaOH का OH- NH4+ से कंबाइन करेगा और NH4OH में बदल जाएगा। क्लियर, न्यूट्रलाइज हो गया यहां पर। तो इस प्रकार से अगेन दिस इज द बफर। तो ये दोनों ही सिचुएशन से डील करने के लिए इक्विप्ड है यहां पर। HCl से भी पीएच में चेंज नहीं आने दे रहा और NaOH के द्वारा भी पीएच में चेंज नहीं आने दे रहा। सच सोल्यूशन कैन एक्ट एज अ बफर। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जो सिर्फ एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, नॉट अ बफर। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जो सिर्फ बेस को ही न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, अगेन नॉट अ बफर। एक बफर सोल्यूशन कहलाने के लिए वो दोनों ही सिचुएशन से डील करना आना चाहिए। वो एसिड को भी न्यूट्रलाइज करना चाहिए और बेस को भी न्यूट्रलाइज करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ही हम सोल्यूशन को बफर का नाम देंगे। ठीक, ऑलराइट। जिस प्रकार से अपन ने एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच लिखा था, उसी प्रकार से बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए भी अपन पीएच का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे ध्यान ये रखना है कि इधर जो अपन सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पीएच का नहीं बल्कि पीओएच का लिखते हैं। पीओएच लिखा जाता है इधर, पीएच नहीं बल्कि पीओएच। बेसिक के लिए पीओएच निकलता है पहले और एसिडिक वाले के लिए पीएच निकलता है। ओके, पीओएच। पीओएच का फॉर्मूला क्या रहता है फॉर द बेसिक बफर सॉल्यूशन? इट इज pKb प्लस log concentration of conjugate acid divided by the concentration of the conjugate base. ये आगे ये वैल्यू इस क्वेश्चन में दी जाती है। Kb पता होता है अपने को, जस्ट पुट द वैल्यूज, हमें पीओएच मिल जाएगा। बेसिस अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच पूछा है तो हमें सीधे सीधे पीएच नहीं मिल सकता, हमें पहले एक्चुअली सॉल्यूशन का पीओएच निकालना पड़ता है। कुछ ना कुछ पीओएच आएगा इस सॉल्यूशन का। 14 में से पीओएच को माइनस करेंगे, हमें पीएच भी मिल जाएगा सॉल्यूशन का। ओके, मान लो पीओएच की वैल्यू आ गई होगी 9, 14 माइनस 9 5, इस सॉल्यूशन का पीएच कहलाएगा। दिस इज इट। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा टाइप का बफर अपन वो भी डिस्कस कर लें। तीसरा टाइप का बफर, थर्ड टाइप ऑफ बफर, उसे बोलते हैं अपन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। Third type of buffer is mixed buffer solution. Mixed buffer solution. Okay, let's see. Mixed buffer solution. देखिए, mixed buffer solution. Third type of buffer is mixed buffer solution. Mixed buffer, सिंपल सी बात, किसको बोलेंगे अपन मिक्स बफर? हम ऑलरेडी दो टाइप के बफर पढ़ चुके हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। तीसरा बफर है मिक्स्ड बफर। ध्यान दें, मिक्स्ड बफर का कंपोजिशन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है यार। देखा जाए तो इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, ये एक तरह का बफर का काम करता है और इस बफर को अपन मिक्स्ड बफर का नाम देते हैं। ओके, वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन एक
बफर का काम करता है, और उसी बफर को अपन मिक्स्ड बफर कहते हैं। कोई भी एक एग्जांपल सोचो यार, वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट का कोई भी एक एग्जांपल। अमोनियम एसिटेट इज सच एग्जांपल। अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट एक वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो वो भी एक तरह का बफर का काम करेगा, जिसको अपन मिक्स्ड बफर के तौर पर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट। आई होप यू नो दैट हाउ डू वी क्लासिफाई द सॉल्ट्स। वीक एसिड से एसिडेट आया और वीक बेस से अमोनियम आयन आई। ये दोनों एक्चुअली वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट हैं। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन के तौर पे काम करेंगे। आप कह सकते हो कि सर इसमें तो हमें एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट नजर ही नहीं आ रहे, आप बताएं जरा कौन सा इसमें एसिडिक कंपोनेंट रहेगा, कौन सा बेसिक कंपोनेंट रहेगा। लेट्स से जैसे ही तुम अमोनियम एसिटेट को पानी में मिलाकर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो देखिए ये एक्चुअली इन दो नई चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो बनेगी एसिडिक एसिड और एक बनेगा NH4OH। ठीक, these are the two components, acidic component of the buffer, basic component of the buffer। ठीक है ना, मिल गए ना हमें दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी। हर एक बफर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक रहेगा एसिडिक और दूसरा रहेगा बेसिक। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंपोनेंट्स की जरूरत होती है टू बी कॉल्ड एज ए बफर। क्यों? क्योंकि जब अपन एसिड मिलाएंगे तो इसका बेसिक कंपोनेंट हरकत में आएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब अपन बेस मिलाएंगे तो इसका एसिडिक कंपोनेंट हरकत में आएगा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इस सॉल्यूशन के पास भी दोनों ही कंपोनेंट्स एक साथ प्रेजेंट है तो हमें इस सॉल्यूशन को भी बफर की कैटेगरी में रखना पड़ता है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ओके, अब आप देखें जरा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या लिखा जाएगा। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का पीएच, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का पीएच देखिए, हम ऑलरेडी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का पीएच की वैल्यू क्या निकल के आती है। कौन से हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपली एक सॉल्ट है यार, इट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिकली। वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट का एक सॉल्यूशन है ये। तो जो पीएच का एक्सप्रेशन अपन ने वहां लिखा था वही पीएच का एक्सप्रेशन अभी भी लिख देंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन का पीएच हम ऑलरेडी जानते हैं, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ये मिक्स बफर सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला है। आप कहोगे सर ये तो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट के लिए पीएच पढ़ रखा है। बिल्कुल वही तो है। फिर ये अगर वही सॉल्यूशन है तो पीएच का एक्सप्रेशन भी तो वही आएगा। ठीक, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। pKa और pKb आपको पता है यार, Ka और Kb। Ka is the ionization constant of the acid part, acidic component। acidic acid का ionization constant यहाँ रख दिया जाएगा, basic component का ionization constant यहाँ रख दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ pH आएगा इसका। क्लियर? ये हो गए तीन तरह के बफर। आप देख पा रहे हैं कि इधर एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, तो इसके पीएच में सिर्फ और सिर्फ Ka और Kb से ही अपने को पीएच निकालना है। इधर कॉन्सेंट्रेशंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द Ka एंड Kb। डिपेंडिंग ऑन कि K और Kb की वैल्यू क्या है, पीएच कुछ ना कुछ आ सकता है। पीएच 7 से ऊपर भी आ सकता है, 7 से नीचे भी आ सकता है। अगेन आई एम टेलिंग कि एसिडिक हो बेसिक हो मिक्स्ड हो, हमें सिर्फ देखकर पीएच की वैल्यू का अंदाजा नहीं लग सकता, और ना ही पीएच की वैल्यू से ये पता चलता है कि इसको एसिडिक बोलना चाहिए कि बेसिक बोलना चाहिए। पीएच सिंपली एक फॉर्मूला है इसका। एसिडिक कहने के पीछे लॉजिक है, हर एक उस बफर को एसिडिक बफर बोल दिया जाएगा जिसमें वीक एसिड एक कंपोनेंट है। फिर हर एक उस एसिड को बेसिक बफर बोल दिया जाएगा जिसमें वीक बेस एक कंपोनेंट है। ठीक है, खैर ये सब बहुत ही बेसिक बातें, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें अगर अपन करें अभी, थोड़ा सा मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि मान लो एक बफर सॉल्यूशन हुआ करता था, उसके अंदर कुछ वैल्यू में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया, तो उस बफर सॉल्यूशन की नई पीएच वैल्यू क्या बन जाएगी। देयर इज अ बफर जिसके अंदर
स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर अपन मिलाते हैं बारी बारी से, तो उसकी वजह से नया पीएच क्या आ जाएगा। लेट्स सी, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, देन वी रैप इट अप। ठीक है, अभी तक अपन ये देख रहे थे कि किस प्रकार से कोई सॉल्यूशन एक तरह का बफर का काम कर सकता है। मैं आपको उस पर ऑलरेडी कुछ आइडिया दे चुका हूं कि कैसे हम किसी बफर सॉल्यूशन में अगर एसिड या फिर बेस मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप का, लेकिन हाँ थोड़ी सी छोटे अमाउंट में, तो डेफिनेटली उसके पीएच में कोई बहुत बदलाव नहीं आ जाता। मैं इसी बात को एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन और उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाऊंगा एंड विल सी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलाने पर उसके पीएच में क्या बदलाव आता है। अगर थोड़ा बहुत बदलाव आता भी है तो वो कितनी वैल्यू आती है, कितनी माइन्यूट से वो वैल्यू चेंज होती है, वो यहाँ पर अप्रूव होते हुए देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज देयर इज दिस क्वेश्चन, अ बफर सॉल्यूशन, या फिर ऑलरेडी मैं उसको पहले से बफर डिक्लेयर नहीं करूंगा, वो आप बताएंगे कि इज इट ए बफर और नॉट। नॉर्मल कंसंट्रेशन, a solution consisting of 1 molar of acidic acid and acetate ion या फिर सोडियम एसिटेट ईच। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट सॉल्ट प्रेजेंट हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अब इसी सोल्यूशन में 0.01 मोलर, लेट्स से 0.01 मोलर HCl, 0.01 molar HCl is added to it, 0.01 molar HCl is added to it. Then find out the new pH. Then find out the new pH. Then find out the new pH of the solution. Then find out the new pH of the solution. Then find out the new pH of the solution. This is the question. देखिए यार, इस क्वेश्चन को अपन प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि जिस सॉल्यूशन में HCl मिलाया जा रहा है उसका नेचर क्या है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि HCl को ऐड किस में किया गया है। उसके लिए हमें इस कंपोजिशन पे ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। डेफिनेटली ये एक तरह का एसिडिक बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर HCl को बाद में मिलाया गया। इट इज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जब 0.1 मोलर या फिर 0.01 मोलर HCl जब मिलाया जाएगा तो उस सॉल्यूशन का नया पीएच क्या होगा, वील सी दिस। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब HCl नहीं मिलाया गया था तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या हुआ करता था। बहुत ही सिंपली एक फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, क्योंकि वीक के तौर पर यहाँ पर एसिड है। तो जब भी वीक के तौर पर एसिड प्रेजेंट हो हम उसको एसिडिक बफर का नाम देते हैं। जब वीक बेस प्रेजेंट होगा तो हम उसको बेसिक बफर का नाम देंगे। फिलहाल इट इज एन वीक एसिडिक बफर सॉल्यूशन। pH इज इक्वल टू pKa plus log concentration of the conjugate base, which is acetate ion CH3CO minus, divided by the concentration of this acetate ion, acetic acid. That's it. Ka की वैल्यू, let's suppose Ka की वैल्यू आपको दे रखी है 10 to the minus of 5। हम यहाँ पे Ka की वैल्यू पुट करेंगे minus log of Ka minus log of 10 to the minus 5, it would be 10 की पावर minus 5 का माइनस लॉग हम जानते हैं 5 आएगा। इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, that is 5 only। pKa 5 हो जाएगा यहाँ पर। log of, इन दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन आप देख पा रहे हैं 1 मोलर है, मतलब दे आर इक्वल इन देयर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगी और ओवरऑल आएगा वहां पे log 1। 5 प्लस log 1 is 0। 5 plus 0 comes out to be 5। ठीक है, this is the pH of the solution before the HCl addition। HCl जब तक नहीं डाला गया था तब तक pH इतना था। अब HCl डालने के बाद pH क्या इतना ही रहेगा या फिर थोड़ा बहुत बदलेगा या फिर बहुत ज्यादा बदल जाएगा, उसके लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। HCl मिलाने पर हम जानते हैं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशंस में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशंस आपस में बदली तो डेफिनेटली pH भी कुछ ना कुछ नया आएगा। लेट्स सी, HCl मिलाने पर इनकी नई कॉन्सेंट्रेशंस क्या निकल के आती हैं। एसिडेट आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन कुछ नई आएगी,
और एसिटिक एसिड की भी कुछ न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी। वही अपन यहां पर अभी निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन यहां पे ये रब कर रहा हूं, हमें पता चल गया है कि किसको किस में ऐड किया जा रहा है। देखें आप जरा, श्योरली जब हम 0.01 मोलर HCl जब मिलाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो बताइए यार HCl का रिएक्शन इन दोनों में से किसी ना किसी एक के साथ होगा, क्योंकि उस बफर सॉल्यूशन में यही दो कंपोनेंट्स हैं। नाउ ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि HCl एसिडिक है तो वो बफर के बेसिक कंपोनेंट से रिएक्ट करेगी। बफर का बेसिक कंपोनेंट क्या है? बफर का बेसिक कंपोनेंट यहां पर एसिडिक एसिड है, सॉरी दिस एसिडेट आयन। तो देखिए HCl प्लस CH3CO minus, it would be forming this CH3COOH. Understood? ठीक है, just a minute please. Sorry for the interruption. Okay, I'm back here. Okay, HCl plus acetate ion will be giving this acetic acid. All right, 0.01 molar HCl लिया गया था, जिसका रिएक्शन होगा इस एसिटेट आयन के साथ। हम जानते हैं एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मोलर। होती है क्या? यहां पर दे रखी है, इट इज 1 मोलर ऑलरेडी। ठीक है, जब तक इनमें रिएक्शन नहीं हुआ था इट वाज 0 मोलर ओनली। फिर हम जानते हैं कि इनमें रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। इनमें एक ना एक रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा, जैसे अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ऑफ कोर्स HCl इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, ये पहले खत्म हो जाएगा, ओवर। और इसी के हिसाब से एसिटिक एसिड कुछ नहीं बन जाएगी, इट इज 0.01 मोलर। न्यूली फॉर्म्ड एसिटिक एसिड इज 0.01 मोलर। फिर एसिटेट आयन का कितना अमाउंट इसके साथ रिएक्ट किया वो अपने को यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इधर कुछ अमाउंट बच जाएगा इसका। एसिटेट आयन के 1 मोलर में से इसके साथ जो अमाउंट रिएक्ट करेगा वो भी कितना रिएक्ट करेंगे? 0.01 मोलर। एक के साथ एक रिएक्ट करता है तो 0.01 मोलर के साथ एसिटेट आयन का 0.01 मोलर ही रिएक्ट करेगा। तो 1 मोलर में से 0.01 मोलर को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्टिंगली 1 मोलर माइनस ऑफ 0.01 मोलर, ये बच गया आपके पास 0.99। 0.99 मोलर इज द लेफ्ट आउट अमाउंट। ओके, देखिए नाउ अगर अपन एनालाइज करें अब इस सॉल्यूशन को, तो देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर HCl has been finished, HCl नहीं बचा। फिर और देखा जाए तो देखिए एसिटेट आयन है अभी भी, लेकिन अलग कंसंट्रेशन में। अब 1 मोलर नहीं है बल्कि कितनी है? 0.99 मोलर। एसिटिक एसिड का भी कुछ ना कुछ नया अमाउंट बन गया है। लेट्स सी इनके नए अमाउंट्स क्या है। देखिए CH3COOH का न्यू अमाउंट, हम जानते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में CH3COOH रिएक्ट नहीं हुई है बल्कि कुछ नई बन चुकी है। तो डेफिनेटली ऑलरेडी प्रेजेंट CH3COOH वाज 1 मोलर, नई जो बनी है वो कितनी है? 0.01 मोलर। तो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअल न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज 1.01 मोलर। एसिडिक एसिड की नई कॉन्सेंट्रेशन इज 1.01 मोलर। ठीक, फिर उसके बाद CH3CO माइनस एसिटेट आयन, एसिटेट आयन की नई कॉन्सेंट्रेशन, एसिटेट आयन की नई कॉन्सेंट्रेशन देखिए यार, इट वाज ऑलरेडी 1 मोलर। 1 मोलर में से इतना निकल चुका है जो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं। 0.01 मोलर हैज गॉट रिएक्टेड विद HCl। तो फाइनली नई एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? इट इज 0.99 मोलर। क्लियर? दीज आर द न्यू वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस। हम यहां पे ये समझ पा रहे हैं कि यार उस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ यही दो चीजें प्रेजेंट है यहां पर, और इस तरह के कंपोजिशन के साथ डेफिनेटली सॉल्यूशन का नेचर बफर ही होगा। स्टिल अ बफर, अभी भी ये एक एसिडिक बफर का काम कर रहा है। तो जब इस सॉल्यूशन का पीएच निकाला जाएगा तो अगेन हम बफर का ही फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। ठीक, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशंस के नाम पर हम ये नई वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए फिर पीएच, न्यू पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, नया पीएच, HCl मिलाने के बाद नया पीएच, इट इज अगेन pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन की नई कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की नई कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, पुटिंग द वैल्यूज पुट करेंगे अपन इनमें। अगेन Ka को लेकर कोई डिफरेंस नहीं आया, Ka is still 10⁻⁵, तो pKa भी
5 ही बना रहेगा अभी भी। फाइन, देखिए जरा, pH इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ pK की जगह पे 5 आ गया, अभी कोई दिक्कत नहीं आई, प्लस लॉग ऑफ, देखिए जरा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नई कॉन्सेंट्रेशन एसिटेटाइन की कितनी है, नई कॉन्सेंट्रेशन एसिटेटाइन की 0.99 मोलर, जस्ट पुट दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय नई कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड की कितनी है, एसिटिक एसिड नई कॉन्सेंट्रेशन 1.01 मोलर। ओके, दिस इज इट। देखिए यार, लॉग 0.99 और 1.01 को देखो कैसे डील करेंगे अपन। लॉग 1 को या फिर 1.01 को अप्रोक्सीमेटली हम 1 ही मान सकते हैं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अगर अपन इसको एग्जैक्टली निकालना ही चाहें तो 101 इंटू 10 की पावर माइनस 2 करेंगे, ऊपर 0.99 इंटू 10 की पावर माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा यहां पर, लॉग ऑफ फाइव प्लस log of it is 99 into 10 की पावर माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 101 into 10 की पावर माइनस ऑफ 2। ओके, गॉट कैंसिल्ड। फाइन, आप देख पा रहे हो अभी भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है log 99 और 101 में, देयर इज नो मेजर डिफरेंस। बट स्टिल अगर अपन थोड़ा और एग्जैक्ट जाएं, 5 प्लस ऑफ log 99, हम जानते हैं log 100 इज, अगर अपन log 100 की वैल्यू देखें तो 2 आता है। ओके, तो log 99 की वैल्यू log 99 की वैल्यू हम कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, log 99, log 101 को हम 100 ही इमेजिन करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क आएगा नहीं। यही यहां पर प्रूफ भी कर रहे हैं अपन कि वैल्यू में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। log 99 अगर अपन log 100 सोचते हैं, log 100 वुड हैव बीन log into 10 की पावर 2, तो वो 2 log 10 आता और वो वैल्यू ओवरऑल 2 आती। अगर log 100 की वैल्यू 2 आ रही है तो log 99 भी उसी के पास लगभग हुआ। हम लिख सकते हैं इट इज 1 पॉइंट, लेट्स सपोज 99 मे बी, नॉट एग्जैक्टली दिस, लेकिन रहेगी यहीं पर नियर अबाउट 1.99। एंड हियर इट इज log 100। इफ log 100 इज, log 100 की वैल्यू हमने अभी जैसे निकाली 2 log 10 आती है, तो 2 आएगी अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एक्चुअली इट इज 101, तो 2.001 ऐसा ही कुछ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आएगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां पर 2 ही रहने दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या वैल्यू आएगी, इट इज 5 प्लस ऑफ 5 प्लस, ओके, 5 प्लस ऑफ 2 माइनस 1.99, ओके, इट वुड बी नेगेटिव ऑफ, देखिए पूरा एग्जैक्टली 2.00 1.99 एग्जैक्टली आप देखें, क्योंकि यहीं पर अपने को डिफरेंस क्रिएट करना है। देखिए इट इज 0.01, ठीक है, 0.01 माइनस ऑफ 0.01, ओके, माइनस ऑफ 0.01, दिस इज एक्चुअली 5 माइनस ऑफ 0.01, 5 माइनस ऑफ 0.01, बताइए कितना रहेगा, एग्जैक्टली निकालें आप, 4.99 आएगा, ठीक है, 4.99, 4.99 is the answer. This is the new pH, new pH. पहले pH कितना था 5, HCl के मिलाने के बाद pH में सिर्फ कितने का डिफरेंस आया, आप देख पा रहे हैं 0.01 का डिफरेंस। pH यहां पर घटा है क्योंकि HCl जो है वो डेफिनेटली pH को अगर चेंज करेगी तो घटाने का ही काम करेगी, क्योंकि एसिड है। तो जो नया pH है वो 5 से थोड़ा सा लेसा है, कितना लेसा है, ओनली 0.01। दिस इज द न्यू pH 4.99। तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि अगर किसी भी बफर सोल्यूशन में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में अगर अपन गलती से एसिड मिला भी देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला भी देते हैं, तो उसकी pH में कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाता।
इट इज वेरी माइन्यूट एंड अप्रिशिएबल चेंज, इतना इनअप्रिशिएबल है कि कंसिडर भी नहीं किया जा रहा। देखिए 4.99 और 5 में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम लोग ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज बफर। इट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स विच इज एसिडिक एंड बेसिक। बाहर से डाले गए एसिड और बेस दोनों को ही वो न्यूट्रलाइज करने के लिए सक्षम होते हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन भी किया जिससे ये प्रूव होता है कि गलती से अगर किसी बफर सोल्यूशन में थोड़ा बहुत एसिड मिल भी जाता है, थोड़ा बहुत बेस मिल भी जाता है, तो उसके पीएच में कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। बहुत बड़ा तो क्या, बहुत ही माइन्यूट से चेंज आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू प्रूव होता है, ठीक है। ओके, दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज मंजीत।